जब अंधेरी रात में सोनिया की सांसें मद्धम पड़ने लगी थी तो अज़ाम के दिल में सिर्फ एक ही जुनून था, उसे हर हाल में बचाना। मगर किस्मत के खेल आसान नहीं होते। क्या अज़ाम सोनिया को मौत और दुश्मनों से बचा पाएगा, या फिर इन दोनों की अधूरी कहानी अधूरी ही रह जाएगी? वेलकम बैक टू नॉवल जोन। शुरू करते हैं अपने नावल इश्क यारम की अगली किस्त। सुबह होते ही अज़ाम ने अपने कमरे के कोने कोने की तलाशी ली, लेकिन उसे वहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे वह तहखाने का दरवाज़ा खोल सके। अज़ाम मायूसी चेहरे पर लिए बेड पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में अपने उस्ताद की बात घूम गई, जब वो एक मशीनरी पुर्जे बनाने वाले फैक्ट्री में काम करता था। जब भी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो सबसे पहले अपने आप पर एतमाद करो और ख़ुद को इस काबिल समझो कि तुम अपनी परेशानी या मुसीबत को खुद हल कर सकते हो, किसी दूसरे के हाथ की तरफ देखने के बजाय। तो फिर देखना मुसीबत और परेशानी कैसे हल हो जाएगी। अज़ाम ने गहरा सांस लिया और अपने बेड से उठा और कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आ गया। बाहर आते ही अज़ाम सबसे पहले ड्राइंग रूम की तरफ गया, जहाँ परी कुछ लोगों के साथ बैठी बातें कर रही थी। परी को देखते ही अज़ाम फ़ौरन पीछे हट गया। आगे चलते हुए अज़ाम 2 कमरे छोड़कर इज़ल के कमरे की तरफ गया। वह जानता था कि जो वो करने जा रहा है, इससे या तो वो मर जाएगा या बच जाएगा, क्योंकि इज़ल के कमरे में वो सब कुछ था जो अज़ाम को चाहिए था। अज़ाम ने आराम से दरवाज़ा खोला तो इज़ल अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। सारी रात वो परी के काम करके सुबह के वक्त सो जाता था, ताकि फिर दोबारा से अपना काम चाको चौबंद तरीके से कर सके। अज़ाम के पास वक्त बहुत कम था। उसे हर हाल में अगली सुबह को सोनिया को लेकर यहाँ से निकलना था। जान हथेली पर रखे वो इज़ल के कमरे में दाखिल हो चुका था। दबे कदमों के साथ वो इज़ल की अलमारी के पास पहुंचा। अज़ाम ने बड़ी एहतियात से इज़ल की अलमारी खोली, लेकिन अलमारी खोलते ही उसने हल्की सी आवाज़ दी और साथ ही इज़ल ने करवट ली। इज़ल की करवट लेते ही अज़ाम फ़ौरन ज़मीन पर लेट गया। कमरे में रोशनी नहीं थी। इज़ल ने लाइट ऑफ की हुई थी। जब अज़ाम ने देखा कि इज़ल करवट लेकर फिर गहरी नींद सो गया है, उसने जल्दी से इज़ल की अलमारी खोली। अलमारी खोलते ही उसके सामने मुख्तलिफ असलहे पड़े नजर आए, लेकिन अज़ाम को इसमें से एक भी नहीं चलाना आता था। उसने अलमारी के अंदर इधर उधर नज़र दौड़ाई कि कुछ और मिल जाए जिससे वो लॉक खोल सके। अचानक उसकी नज़र चमकदार चीज़ पर पड़ी जिसके ऊपर कपड़ा था। अज़ाम ने गर्दन मोड़कर इज़ल को दोबारा देखा, जो अभी तक सो रहा था। अज़ाम ने जल्दी से कपड़ा हटाया तो नीचे तेज़ धार वाला चाकू पड़ा हुआ था। अज़ाम ने जल्दी से वो चाकू उठाया और उसे अपनी पहनी हुई जराब में रख लिया। अलमारी को बंद करते वो भी जाने के लिए मुड़ आई था कि उसकी नज़र टेबल पर पड़ी, जहाँ पर एक लोहे का स्केल पड़ा हुआ था। अज़ाम जल्दी से आगे बढ़ा और स्केल उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसे परी के जूतों की आवाज़ सुनाई दी, जो चलते हुए इज़ल के कमरे की तरफ ही आ रही थी। आवाज़ सुनते ही अज़ाम के पाँव तले ज़मीन निकल गई। उसको ठंडे पसीने आने शुरू हो गए। वह सोच भी नहीं सकता था कि परी इतनी जल्दी फारिग हो जाएगी, और वो भी इज़ल के पास आएगी। अज़ाम ने कमरे के चारों तरफ देखा सिवाय वॉशरूम के, और कुछ नज़र नहीं आया, और वॉशरूम में छुपना बेवकूफ़ी थी। परी के कदमों की आवाज़ करीब आती जा रही थी। अज़ाम फ़ौरन दरवाजे से हटा और जाकर इज़ल के बेड के नीचे लेट गया। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी जैसे उसका दिल सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। परी इज़ल के कमरे में आते ही उसने लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही इज़ल ने फ़ौरन अपनी आंखें ऐसी खोली जैसे वो सोया ही ना हो। इज़ल उठो, हमें जाना है। एक नई जगह का पता चला है जहाँ आसानी से छोटी उम्र के लड़के और लड़कियाँ मिल सकती हैं। आज रात वैसे भी ख़ास लोग आ रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ ख़ास माल तैयार करना होगा। परी ने इज़ल को कहा, जो उठकर अपना एक बाजू अपने सर के नीचे रखे परी की तरफ देख रहा था। सुर्ख रंग की लॉन्ग फ्रॉक पहने वो इज़ल के पास खड़ी थी। इज़ल परी को ऐसे देखते ही उसने अपना हाथ आगे किया। कभी हमारे लिए भी ख़ास वक्त निकाल लिया करो। इतने दिनों से तो तुम आई नहीं मेरे लिए ख़ास बनकर। इज़ल ने आगे बढ़कर परी के बाजू से पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। परी गिरते हुए इज़ल के ऊपर आ गिरी। इज़ल, मैंने कितनी बार कहा है कि काम के वक्त ऐसी हरकतें ना किया करो। परी ने गुस्से से इज़ल की तरफ देखा। इज़ल ने मुस्कुराते हुए उठते हुए परी के होंठ पर अपने होंठ रख दिए। ओके डार्लिंग, जो हुक्म, पर याद रखना काम के बाद हमारी महफिल होगी। तुम चलो, मैं तैयार होकर आता हूँ। इज़ल अब बेड से उठ चुका था। परी ने इज़ल की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कमरे से बाहर आ गई। इज़ल की जूती एक बेड के नीचे पड़ी हुई थी और एक बाहर अपनी जगह पर पड़ी थी। अज़ाम जो बेड के नीचे लेटा परी और इज़ल की बातें सुन रहा था और साथ साथ अपने बच जाने की दुआएं कर रहा था, जब उसके कान में इज़ल की आवाज़ पड़ी। कहाँ चला गया मेरा जूता? इज़ल इधर उधर देख रहा था। अज़ाम उसके पाँव की हरकत से पता कर सकता था। अज़ाम की नज़र जब अपने बाजू के पास पड़े इज़ल के जूते पर गई तो उसकी तो जान ही निकल गई। इज़ल जब अपना जूता ढूंढने बेड के नीचे देखेगा तो उसे अज़ाम का पता चल जाएगा। अज़ाम ने जल्दी से वो जूता बेड से बाहर कर दिया।
ये पड़ा हुआ है। इज़त दूसरा जूता पहनते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। अज़ाम ने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर जल्दी से बेड के नीचे से बाहर निकल आया। अज़ाम ने इज़र के कमरे का दरवाज़ा खुला देखा तो बाहर जाने के लिए भागा। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने गहरा सांस लिया। आज तो वो बाल बाल बच गया था, लेकिन जिस काम से वो गया था वो हो गया था। अज़ाम को इसी बात की खुशी थी। इसी खुशी में उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसकी टांग पर तेज़ चाकू लग चुका है, जिससे खून बह रहा है। उसने जब चाकू निकालने के लिए अपनी टांग ऊपर की तो उसे पता चला, लेकिन अज़ाम को इसकी भी परवाह नहीं थी। अज़ाम ने पहले दोनों चीज़ों को कमरे में किसी सेफ जगह पर छुपाया और इसके बाद वॉशरूम में अपनी टांग पर बहते हुए खून को धोने चला गया। सुबह के 5 बज रहे थे। ये वो वक्त था जब परी और रिजल्ट सारी रात मासूम लड़कियों को अजियत देकर खुद आराम से सो जाते थे। अज़ाम सारी रात नहीं सो सका और ना ही वो रात को सोता था। 5 बजते ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बगैर कोई आवाज़ किए कमरे से बाहर निकल आया। चारों तरफ देखते हुए वो बड़ी होशियारी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था। किचन में आते ही उसने किचन का दरवाज़ा खोला, जो बाहर गार्डन की तरफ जाता था। बाहर आते ही अज़ाम ने किचन का दरवाज़ा वैसे ही दोबारा बंद कर दिया और भागता हुआ तहखाने की तरफ चला गया। तहखाने के पास पहुंचते ही अज़ाम ने अपने पहने हुए ट्राउज़र की जेब से चाकू निकाला और तहखाने के दरवाजे को, जो लकड़ी का बना हुआ था, चाकू की नोक से उसमें सुराख करने लग गया। सुराख करते हुए वो अपने चारों तरफ देख रहा था कि कोई अचानक आ ना जाए। अज़ाम ने जब दरवाजे के लॉक वाली जगह पर गहरा सुराख कर लिया, जिससे अंदर लगा लॉक साफ दिखाई दे रहा था, उसके बाद अज़ाम ने जो लोहे का स्केल इज़ल की टेबल से उठाया था, उसे दरवाजे के आर पार करते हुए जोर लगाया, जिससे थोड़ी देर बाद ही लॉक लकड़ी के दरवाजे से बाहर आ गया। खुद को कामयाब होता देखकर अज़ाम को कुछ सुकून मिला। बस अब वो सोनिया को लेकर जल्दी से यहाँ से निकलना चाहता था। दरवाज़ा खोलते ही अज़ाम तेज़ी से तहखाने की सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ रहा था। नीचे आते ही उसने अपने सामने जो देखा, उसे देखते ही उसके जिस्म से रूह निकलती हुई महसूस हुई। अज़ाम 1 मिनट में पसीने में नहा गया। उसका रंग पीला पड़ गया। अज़ाम के सामने परी और इज़ल खड़े हुए थे। परी ने सोनिया को रस्सियों से बांधा हुआ था और इज़ल परी से कुछ फासले पर खड़ा था। अज़ाम उन दोनों को देखते ही उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी एहतियात करने के बावजूद इन लोगों को कैसे पता चला। क्या देख रहे हो? हमें यहाँ देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? इसे बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में पिस्टल थी। तुम्हें क्या लगा तुम जो कुछ कर रहे हो वो हमें पता नहीं चलेगा? अगर हम इस काम में पड़े हैं तो हमें सोते हुए भी अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि हमें कैसे पता चला? तो जब तुम मेरे कमरे से बाहर निकल आए थे, तब तुम्हारे पाँव से खून निकल रहा था। शायद कोई जल्दी में ठोकर लगी हो। बस उसी खून ने हमें तुम्हारे इरादों का पता चला दिया। इज़ल के मुँह से ये बात सुनकर अज़ाम को कुछ हौसला हुआ कि इज़ल को ये नहीं पता कि मैंने उसकी अलमारी से चाकू चोरी किया है। तो फिर क्या ख्याल है इज़ल, दोनों को एक साथ ही ना मार दिया जाए? दोनों की जोड़ी भी तो तोता मैना की तरह है और दोनों को ही एक बार एक झटके में मार देते हैं। परी सोनिया के पास कुर्सी पर बैठी अज़ाम की तरफ देख रही थी। अज़ाम ने परी की तरफ देखा और फिर सोनिया की तरफ, जिसकी आंखों में इल्तिजा थी कि जैसे वो कह रही हो अज़ाम को, किसने ये क्या कर दिया, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन अज़ाम सोनिया के बगैर कैसे जा सकता था? अज़ाम ने एक बार फिर इज़ल की तरफ देखा। मारना है ना मुझे तो मार दो, लेकिन मैं यहाँ से सोनिया आपी को लेकर ही जाऊँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। अज़ाम ने इज़ल की तरफ गुस्से से देखा। अपनी मौत को सामने देखते हुए अज़ाम को अब किसी किस्म का खौफ नहीं आ रहा था। वो इज़ल के सामने डट कर खड़ा था। तुम लोग और कर क्या सकते हो मारने के सिवा? बुज़दिल हो तुम लोग, जो मुझ जैसे हालात के सताए हुए मजबूर बच्चों को पकड़कर उन्हें अजियत देते हो और ख़ुद को बड़े बहादुर समझते हो। तुम लोगों से बढ़कर कोई कमज़ोर नहीं है, कोई बुज़दिल नहीं है। तुम सब एक जैसे जंगली हो, बेहिस हो। तुम्हारी मौत कुत्तों की मौत से भी बुरी होगी। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मार दो मुझे। अज़ाम मुसलसल बोल रहा था, जो 2 सालों से परी की कैद में था। आज उसने खुलकर अपने अंदर का गुबार निकाला। लो मैं खड़ा हूँ, मार दो मुझे। मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैं उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने मुझे सहारा देकर झूठे प्यार का ड्रामा रचाकर मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। मैं उसी रात मर चुका था। आज तुम एक 10 साल के बच्चे को मारकर खुद को ठीक साबित नहीं कर सकते। तुम्हें एक ना एक दिन हर चीज़ का हिसाब देना होगा। इससे पहले अज़ाम कुछ और कहता, इज़ल ने आगे बढ़कर अज़ाम के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ पड़ते ही अज़ाम रोने के बजाय हंस पड़ा। हंस रहे हो आगे से? इज़ल ने एक और थप्पड़ अज़ाम को मारा। अज़ाम की बातें इज़ल और परी को तीर की तरह लग रही थी। इज़ल अब अज़ाम के बहुत करीब आ चुका था। उसने पिस्टल अज़ाम के सीने पर रखा। परी भी कुर्सी से उठ गई। सोनिया की आंखों में खौफ उतर आया। उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और वो बोलने की कोशिश कर तो रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी।